ये मैंने आपके सामने, ये मैंने एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। आपको F2 जो है आपका किस में आता है, मोसाइंस प्रोसेस से आता है, बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ KHF2। अगर आपको याद रखना है तो आप याद रख सकते हो, वरना आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। NaCl और कंसंट्रेटेड H2SO4 की रिएक्शन आपको मैंने पहले याद कराया था। H2SO4 बीइंग लो वोलेटिलिटी, हाई वोलेटाइल चीजों को बनाने में यूज होता है HCl ये रहा। ठीक है, कंसंट्रेटेड H2SO4 में ये डाला, इसने HCl बना दिया। आपके पास कंसंट्रेटेड H2SO4 और NaCl को लिया, तो MnO2 क्या करता है, जो Cl माइनस बना है उसको ऑक्सीडाइज करता है Cl2 में। कैसे बच्चे, MnO2 Mn+4 में है, Cl माइनस आई हुआ था Cl-1 में, ये आपके पास Mn+2 में चला जाता है एंड Cl2 में कन्वर्ट कर देता है। MnO2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, आ जाओ, इस छोटी सी बात से हम ये वाला क्वेश्चन शुरू करते हैं, ये वाला पोर्शन। Chlorine was discovered in this by the action of HCl on MnO2. In 1810, Davy established its elementary nature and suggested that the name chlorine on the account of its color, greenish yellow. ठीक है, प्रिपरेशन, इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। देखना जी, आपने MnO2 को लिया, HCl को लिया, MnO2 इज ऑक्सीडाइजिंग HCl। ये रिएक्शन चैप्टर नंबर 1 में आती है, रेडॉक्स में आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें MnO2 इज ऑक्सीडाइजिंग दिस Cl माइनस। ठीक है, नेक्स्ट इज NaCl प्लस MnO2 प्लस H2SO4। ये आपके पास अगेन इन दोनों को देखो तो इसने क्या किया, इसने बनाया HCl एंड HCl MnO2 के साथ Cl2 बना रहा है। वापस से वही रिएक्शन है, क्या दिखा सबको, ये वाली रिएक्शन को और ऊपर वाली रिएक्शन को मिक्स कर दिया गया है। क्या देखा आप लोगों ने, ये दोनों रिएक्शंस क्या समझ में आई, ये वाली रिएक्शन देखा, कुछ नया नहीं है इसमें। ठीक, H2SO4 plus NaCl is giving you HSO4 minus Na plus HCl. This HCl with MnO2 is giving you MnCl2 plus Cl2। क्या ये बात समझ में आई, प्लस H2O, ये रिएक्शन का मिक्सचर है। क्या किसी को डाउट है इसमें? नो सर। ठीक है, नेक्स्ट इज KMnO4 plus HCl। अगेन KMnO4 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा, अगेन Cl2 में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, Mn इज गोइंग टू +2। आपको बैन 153 बताया था, वापस से बैन 153 रिपीट कर रहा हूँ। एसिडिक मीडियम में मैंगनीज का जो N फैक्टर होता है वो 5 होता है, Mn अगेन +2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो जी, मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन, अगेन आपको याद नहीं करना, आपको याद आएगा, ओके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है Cl2, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है Cl2, बात खत्म। ठीक, मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन, डेकिंस प्रोसेस। कल इशिका ने इसका आंसर गलत दिया था, याद है, डेकिंस प्रोसेस वाली बात। ठीक है, CuCl2 HCl plus O2 CuCl2, इसके साथ आपका ये क्या देगा, Cl2 plus 2H2O। ये आपके पास डेकेंस प्रोसेस है, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोरीन बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl2, इसको डेकेंस प्रोसेस कहते हैं। प्लीज हाईलाइट, ये सारे लोग ये इस प्रोसेस को हाईलाइट करो। इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस, क्लोरीन इज ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन NaCl नॉर्मल। ये हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कर चुके हैं, हमें इसको याद रखने की भी जरूरत नहीं। आप इस वाले पार्ट को देखो, जरा सा भी डाउट हो तो पूछो। आई होप ये क्लियर हो गया। 3 रिएक्शन उसमें याद भी नहीं रखना, हमने बस इतना याद रखना है कि मैंगनीज, MnO2, KMnO4 ये सब ऑक्सीडाइज करते हैं HCl को या Cl माइनस को Cl2 में। खत्म, पूरा का पूरा टॉपिक ही इसी बात पे। चलो जी, अब इसके बाद क्या, इट इज अ ग्रीनिश येलो कलर विद पंजेंट इन सफोकेटिंग ऑर्डर। सफोकेटिंग ऑर्डर, क्लोरीन गैस इज आल्सो यूज्ड, वाज आल्सो यूज्ड इन वर्ल्ड वॉर। ठीक है, चोक कर देता है, चोकिंग इफेक्ट होता है इसका। इट इज अबाउट 2 to 5 टाइम्स हेवियर देन एयर, तो इसलिए भारी होता है। तो इसको ना क्या करते थे, जो आपके सोल्जर्स जो ट्रेंचेस में घुस जाते थे ना, आपने देखा होगा कि यहाँ पे गन लेके ऐसे जमीन के नीचे सोल्जर्स खड़े रहते थे कि कोई भी आएगा तो उसको गोली मार देंगे। ठीक है, तो ये गैस इतनी भारी होती थी कि इसको ऐसे छोड़ दिया जाता था, तो ये भारी होने की वजह से ऐसे ट्रेंचेस तक घुस जाती थी अपने आप ही, और जो लोग यहाँ बैठे थे वो अपने आप सफोकेट करके मर जाते थे। क्या ये बात याद रहेगी कि क्लोरीन गैस हैवी रहेगी? ठीक है, इट कैन बी लिक्विफाइड इजिली इनटू ग्रीनिश येलो लिक्विड व्हिच बॉइल्स एट, ठीक, इट इज सॉल्युबल इन वाटर। ठीक, chlorine reacts with a number of metals and non-metals to form chlorides.
ये क्लियर है, ये क्लियर है, ये क्लियर है, ये क्लियर है, ये क्लियर है। आई डोंट थिंक इनमें डाउट है, सिर्फ एक ये रिएक्शन एक्स्ट्रा होती है S2Cl2 वाली। बट S2Cl2 आपका कैसे बनेगा आपको पता है, जैसे O2F2 होता है, O2F2, वैसे S2Cl2। चेक कर लो, ये वाली रिएक्शन को हाईलाइट करना। ये बच्चे मैं तब से पढ़ा रहा हूँ, जब से मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि हाइड्रोजन, क्लोरीन का एक टेंडेंसी है, वो हाइड्रोजन से बहुत प्यार करता है। उसको हाइड्रोजन मिला वो तुरंत अलग हो जाता है, HCl HCl HCl। बहुत सारी रिएक्शंस में हम HCl बनाते हैं, ठीक है। इट हैज ग्रेट एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये नेचर बता रहा है आपको ना। कभी समझना है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्लोरीन आ रहा है, आप ये बात को सोच सकते हो कि क्लोरीन की रिएक्शंस ऐसे तो होती ही है। It reacts with compound containing hydrogen to form HCl. देखो, H2 plus L2 HCl, H2S plus this HCl, C6HCl, HCl plus 3। HCl तो बनाते हैं, आपने ये वाली रिएक्शन देखी होगी, CH4 plus Cl2, फोटोक्लोरिनेशन ऑफ मीथेन। क्या बन रहा था, CCl4। आपको लग रहा है CCl4 बन रहा है ना, रिएक्शन हो रही है कि क्लोरीन हाइड्रोजन को लेके जा रहा है। आई बात समझ में, CCl4 के प्रोडक्शन का रिएक्शन नहीं, वो HCl बनने का रिएक्शन है। क्या ये बात समझ में आया? ऑर्गेनिक में फोटो क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन पढ़ा होगा आपने, CH4 plus Cl2। आई बात समझ में, H2Cl2 gives 2HCl, H2S plus Cl2 gives 2HCl plus S। With excess ammonia, chlorine gives nitrogen and ammonium chloride, whereas with excess chlorine, nitrogen trichloride explosive is found। ये देखना, अगर आपने ये वाला पार्ट ज्यादा रखा है तो बहुत आसान है, NH4Cl। क्यों? आपका जो ये वाला रिएक्शन याद है कि नहीं याद है, शायद पीछे कराया था कि अमोनिया का किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ अगर आप रिएक्शन कराओगे तो वो क्या बनाता था, N2। याद आया ये रिएक्शन? एक मैंने आपको बात लगाई थी, हाँ या ना बताओ। क्या ये रिएक्शन याद है? छोटा सा मैंने बताया था, एक्सेप्ट एक रिएक्शन होता था, NH3 plus O2 आप करते थे तो NO बनाता था। एक ही रिएक्शन था, वरना सारी रिएक्शन में क्या होता था आपका, N2 बनता था। इसी बेसिस पे हमने ग्रुप 15 को पढ़ना शुरू किया था, ठीक है। इसने तुम्हारा N2 बनाया और जो बचा हुआ NH3 है वो HCl के साथ मिलके NH4Cl बनाया। क्या ये वाली रिएक्शन समझ में, हाँ या ना बताओ भाई सारे लोग, फिर ही आगे बढ़ूंगा। बाकी यस। सारे लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्या, अगर आपके पास ये ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है, क्लोरीन ये हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर देगा, Cl Cl Cl। अगर क्लोरीन ज्यादा है तो आपको नेट में क्लोरीन ज्यादा दिख रहा है, अगर ये ज्यादा है तो आपको नेट में ये वाला पोर्शन ज्यादा दिख रहा है। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन ज्यादा, नाइट्रोजन N N N, तो नाइट्रोजन ज्यादा तो नाइट्रोजन ज्यादा, क्लोरीन ज्यादा तो क्लोरीन ज्यादा। छोटी सी बात है, देखा, याद रखने का तरीका है। यहाँ तक देखो, क्या ये वाली बात में डाउट है? नो। आ जाओ, आ जाओ, नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। छोटा सा फंडा जो हम पहले पढ़ चुके हैं उसी बात को वापस से डिस्कस कर रहे हैं। देखना यहाँ पर क्या है, यहाँ पे जो रिएक्शन है वो NaOH plus Cl2 का है। अभी आपने कोल्ड और डाइल्यूट के साथ लिया, आपने देखा था कि ये क्या बनाता है, दो चीजें, हाइड्राइड एंड हाइपोअस एसिड। हाइपोअस तो हाइड्राइड क्या हुआ, HCl, हाइपोएस इज HOCl। हाइड्राइड प्लस हाइपोअस, क्लियर है? हाइड्राइड प्लस हाइपोअस वाली बात समझ में आई? अब ये तुम्हारे पास किससे रिएक्ट करेगा, तो ये बना NaCl प्लस NaOCl प्लस H2O, ये बना। वैसे ही अगर आप Ca के साथ रिएक्शन कराओगे तो वही चीज बनेगा, CaOCl2। ये आपके पास HCl एंड HOCl है। ये आया आपके पास, HCl के साथ क्या बनाया इसने, CaCl2 बनाया। उसके साथ क्या बनाया, CaOCl होल ट्वाइस बनाया, N2H2O। इसको बोलते हैं जी ब्लीचिंग पाउडर। देखो ये हमने पहले भी देख रखा है बच्चे, कुछ याद नहीं कर रहा हूं मैं, मेरे को फॉर्मूला पता है, कुछ याद नहीं कर रहा हूं, बस फॉर्मूला पता है कि ठीक है हाइड्राइड और हाइपोअस बनता है, ठीक है, मैंने वही करता जा रहा हूँ। एक और चीज देखना इसी में, अगर आपके पास NaCl का पावर बढ़ा दिया, अगर NaCl का पावर बढ़ा दिया आपने, हॉट एंड कंसंट्रेटेड कर दिया, ठीक है, तो हॉट एंड कंसंट्रेटेड कर दिया तो जब आप पानी में डालते हो तो ये ऑक्सीडाइज जब करता है तो ये इसको HCl प्लस HClO3 इक एसिड में करता है। इक एसिड अगर आपने पावर बढ़ा दिया तो वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट थोड़ा बढ़ा देता है, ठीक है। इक एसिड में किया, अब देखना वापस से रिएक्शन, NaCl प्लस NaClO3 प्लस H2O, खत्म। मेरे को दो ही रिएक्शन पता है,
हाइड्राइड प्लस हाइपोअस, हाइड्राइड प्लस हाइपोअस नॉर्मल सिचुएशंस में अगर कभी मैंने कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाएगा, वो इक में चला जाएगा। और इक में हमने बहुत पहले भी देखा था, HNO3 के साथ भी इवन यही होता था, इक एसिड्स बनते थे उसमें, याद है, वो ऑक्सीडाइज करके इक एसिड बनाता था। ये देखो रिएक्शन। यहाँ तक देखो आप लोग, कोई डाउट हो आराम से रीड करो, टेक 2 मिनट्स, टेक 5 मिनट्स, जैसा भी अच्छा लगे करके देखो आप लोग। डन, कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। बाकी सारे लोग, हाँ भाई, सताक्षी, कोई डाउट बच्चे यहाँ तक? लोना? नो सर। हाँ जी, शुरू करें आगे? यस। चलो। हाँ भाई, मैं अब सताक्षी और लोना से पूछ रहा था। सताक्षी, लोना, यहाँ तक क्लियर है क्या बच्चे? यस सर। ठीक है, ये ऑर्गेनिक की रिएक्शन आपको याद होगी, आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। यहाँ पर इस तरीके से होती है, अगर डाउट है तो सुन लो आप लोग। ऐसे रिएक्शन होती है ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, Cl डॉट Cl, यूवी के साथ ना ये टूट जाता है Cl डॉट में। अब ये Cl डॉट क्या करता है, H डॉट को ले जाता है। अगर H डॉट को ले जाएगा तो ये CH C पे डॉट हो गया। ठीक है, ये जो C पे डॉट है, ये दूसरा जो Cl डॉट है उसके साथ कंबाइन करेगा और CH3Cl आया। समझो बच्चे कैसे बन रहा है? यस। यस। चलो जी, सेम चीज यहाँ पर भी, यहाँ पर 2 बार हो रहा है। ठीक है, तो क्लोरीन वाटर ऑन स्टैंडिंग लूजेस येलो कलर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस। क्लोरीन वाटर की बात करते हैं तो Cl2 प्लस H2O अगर आप करोगे तो हमने अभी तक देखा HCl प्लस HOCl है, ये ऑन स्टैंडिंग ये टूट जाता है HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में। ये वाली बात लिखिए। ठीक,
hypo formed gives nascent oxide which is responsible for the oxidizing and bleaching properties of the chlorine. क्लोरीन को ब्लीचिंग के लिए यूज करते हैं, आपके स्विमिंग पूल में तो क्लोरीन की ही ब्लीचिंग की जाती है, ठीक है. इट ऑक्सीडाइजेस फेरस टू फेरिक, ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पानी. अब बात है सर यहाँ पे पानी कहाँ है, बेटा पानी यहाँ से आ रहा है, पानी H2O प्लस H2SO4 प्लस H2 होगा ना, एक्वस होगा ये, पानी तो होगा ही एसिडिक, ठीक है. तो आपके पास ये आया, इसने इसको ऑक्सीडाइज किया, ठीक है, +2 से +3 किया. वापस से देखना, आप कुछ मत करो, बस आप इतना देखते जाओ, जो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये इसका सोल्यूशन है. ये देखना है जितने भी आपने लिए सारे सॉल्यूशंस में, इन सब में वाटर प्लस Cl2 है. नेसेंट ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हो रही है, आपने इधर वाले को ऑक्सीडाइज करना है. यहाँ पे सल्फर ऑलरेडी +6 में बचा, ये +2 से +3 जाएगा एक. Na2 में Na+ में ऑलरेडी कुछ नहीं हो सकता, SO3 तुम्हारा सल्फाइड है, सल्फाइड किस में जा सकता है, सल्फेट में, SO4 माइनस में जा सकता है. SO2 को अगर आप लेके जाओगे तो वापस से SO2 को ऑक्सीडाइज करोगे, SO4 माइनस में करोगे. I2 को करोगे, I2 इज गोइंग टू बी इक एसिड, HiO3. ये वाला थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, बट अगेन ऑक्सीडेशन हो रहा है, इजिली अंडरस्टूड है. जो सबसे स्टेबल वाला पार्ट होगा वहां पे जाएगा. और क्या ये बात समझ में आई? इट इज अ Yes. पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट, ब्लीचिंग एक्शन ड्यू टू ऑक्सीडेशन. वही चीज है. अगर यहाँ पर देखो तो एक चीज मिसिंग है. मिसिंग क्या है, ये यहाँ पर HOCl बना होगा, HOCl टूट के HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, कलर्ड सब्सटेंस प्लस O गिव्स कलरलेस सब्सटेंस. ये ब्लीचिंग एक्शन है, ठीक है. आप यहाँ तक रीड कर सकते हो. इसमें टीयर गैस और फॉस्गीन वाली बात अगर वैसे याद हो सके तो आप ये कर लो, काफी सही है. बट ये पूछना तो नहीं चाहिए, बट पूछ सकता है, ठीक है, कांट से, क्योंकि येलो वाला पोर्शन है, इंपॉर्टेंट पोर्शन माना जाता है एनसीईआरटी का. यहाँ पे टीयर गैस का फॉर्मूला एंड मस्टर्ड गैस का फॉर्मूला, ये तीनों चीजें ना वैसे ऑर्गेनिक में आती ही आती है वापस से. आप इसको देखना, ये वाला पेज हमारा रीड हो गया, हम हाइड्रोजन क्लोराइड में चलने जा रहे हैं. यहाँ तक देख लो सारे लोग. मैं आज कंप्लीट करने के बाद आपको एक शीट भेजूंगा इसकी, ठीक है. नेक्स्ट क्लास में तो नहीं, पर मैं आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में हम उसे डिस्कस करेंगे, ठीक है, चलेगा. उससे एक छोटा सा रिवीजन हो जाएगा हम सबका, उसमें जो भी क्वेश्चन फंस रहे होंगे वो क्वेश्चंस भी डिस्कस हो जाएंगे, ठीक है. मैं आपको भेज दूंगा. Done, sir. सर आपका माइक ऑफ है. ओके, आज शुरू करें आगे. इट ब्लीचेस वेजिटेबल ऑर्गेनिक मैटर इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर. मॉइस्चर के साथ क्या होगा, वही HCl प्लस ऑक्सीजन, जो H2O है तुम्हारे पास HOCl बनाएगा, HOCl टूट के आपका HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन देगा. नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से बात हो रही है. सारा ब्लीचिंग, ये इसको हाईलाइट करना है आपने. ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन इज परमानेंट. Glober prepared this acid in this by heating common salt with concentrated sulfuric acid. ग्लोबर, पहले तो ग्लोबर सॉल्ट देख लेते हैं. ये गोबर सॉल्ट नहीं है, ग्लोबर सॉल्ट है, ठीक है. ग्लोबर सॉल्ट क्या होता है, Na2SO4 .10H2O, इसको ग्लोबर सॉल्ट कहते हैं, ठीक है.
ग्लोबल सॉल्ट की एक बहुत खास बात है, या हमें आगे डीएनएफ चैप्टर में भी मिलेगा, इसका जो सॉल्युबिलिटी कर्व होता है, सॉल्युबिलिटी कर्व का मतलब समझो कि जो सॉल्युबल होगा ये 34 डिग्री सेल्सियस पे जाके मैक्सिमम होता है, एंड 34 से कम करोगे तो भी कम सॉल्युबल होता है, 34 से ज्यादा करोगे तो भी कम सॉल्युबल होता है। बहुत ही अलग ही सी बात है ये ना, इसी सॉल्ट की खास बात है। ठीक है, इसको ग्लोबल सॉल्ट बोलेंगे, 34 डिग्री सेल्सियस पे इसका सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम। ठीक है, चलो जी, देखना जी, तो ग्लोबल प्रिपेयर्ड दिस एसिड इन दिस 1648 बाय हीटिंग कॉमन सॉल्ट विद कंसंट्रेटेड दिस। आ जाओ जी, इन लेबोरेटरी NaCl प्लस, वापस से वही रिएक्शन तीसरी बार रिपीट हो रही है, अगर आप लोग ने नोटिस किया हो तो। NaHCl प्लस HCl, अगर आप इसको फर्दर करोगे तो वापस से HCl, वही चीज हो रही है, 2 बार हो रही है। क्या किसी को ये रिएक्शन याद करनी पड़ रही है ना? आपको बताया गया H2SO4 वोलेटाइल एसिड्स बनाने के लिए यूज होता है, उसमें लिखा था FCl NO3 इन सब के लिए यूज होता है हमारा। ठीक है, वो रिएक्शन उसी समय मैंने हाईलाइट कर दिया था कि बहुत बार आएगी। ठीक है, इट इज अ, देखो HCl कैन बी ड्राइड बाय पासिंग थ्रू कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कैसे? देखो वही चीजें बार बार रिपीट हो रही है एनसीईआरटी में कि भाई सल्फ्यूरिक एसिड कैसा होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, पानी को खींच लेगा। इट इज अ कलरलेस एंड पंजेंट स्मेलिंग गैस। It is easily liquefiable to a colorless liquid and freezes to a crystalline solid. It is extremely soluble in water and ionizes as follows. हमें पता है कि बहुत अच्छा एसिड है। Its aqueous solution is called hydrochloric acid. High value of dissociation constant indicates that it's a strong acid in water. कोई नई बात नहीं है। ठीक है, इट रिएक्ट्स विद अमोनिया टू गिव व्हाइट फ्यूम्स। बच्चे ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखो, इसको यूज करते हैं छोटी छोटी बातों को। अगर आप अमोनिया को NaCl के साथ डालोगे तो इसको ग्लास रॉड के साथ, शायद से आप लोगों ने अपने स्कूल कॉलेज में कर रखा होगा कि आपने उसको डिप किया और ऐसे लगा के, ऐसे ऊपर लगा के देखते हैं, जब भी अमोनिया गैस निकल रही होती है तो व्हाइट फ्यूम्स निकलते, किए ना आप लोगों ने? यस सर, किया है। है ना? चलो जी, ठीक है, व्हेन थ्री पार्ट्स ऑफ, यहां तक देख लो HCl वाला हम लोगों ने काम किया है। चलो जी, when 3 parts of concentrated HCl and 1 part of concentrated HNO3 are mixed, हम aqua regia देखने जा रहे हैं। 3:1 का रेशियो, 3:1, 3 parts of HCl and 1 part of concentrated HNO3, यहीं पे लिख लो। 3:1 रेशियो HCl and HNO3। ये हमारे पास किसी भी चीज को डिसॉल्व करता है एक्सेप्ट सम नोबल मेटल्स, जैसे कि आपके पास क्या होगा, एक सिल्वर डज नॉट डिसॉल्व सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम को डिसॉल्व कर लेता है। आज जी देखना, 1 part of concentrated aqua regia is found which is used for dissolving noble metals, जो अनरिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनको डिसॉल्व करता है ये। कुछ इस तरीके से, अगर आप बोलो सर ये डिसॉल्व हो कैसे रहा है, बच्चे कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन बस शुरू होने ही वाला है कुछ दिनों में, कॉम्प्लेक्सेस बना रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्सेस सॉल्युबल है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्सेस डब्बा जो आप लोगों ने अभी तक देख रखा होगा, ये डब्बा बना के ऐसे पानी में सॉल्युबल हो जाता है। ठीक है, NO गैस निकल रही है। अब बात है सर ये कैसे हो रहा है, बेटा आपको याद आया, HNO3 की रिएक्शन से याद आई, आपके कौन से मेटल्स हैं, ये गंदे वाले मेटल है कि नहीं है? याद है, प्रभा ही, कुटी होगी, ताज, आउ, पंडित जी, पीटी, इन दोनों के साथ क्या था, ये दोनों तुम्हारे पास वीक होते तो NO निकलता था, +2 में अगर कुछ और होता था तो N2O निकलता था। याद आया सबको, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, वही Yes, sir. वाली रिएक्शन है। ठीक है, Na2CO3 प्लस HCl, भाई ये वीक एसिड का बना हुआ है, H2CO3 वीक एसिड, इसको तोड़ देगा, बर्बाद कर देगा। तोड़ दिया, ये देखो फिर से बाइकार्बोनेट वीक है, तोड़ दिया, बर्बाद कर दिया। सल्फाइड, तोड़ दिया, बर्बाद कर दिया। देखा आपको, ये सारे केसेस में आपके पास HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, वो वीक वाले को तोड़ दे रहा है। अभी तक अगर आप देखा जाए तो आपने पूरी एनसीईआरटी में देखा होगा कि रिएक्शंस ना 4 ही 5 बातों पे बेस्ड है। एक तो एसिड बेस है, स्ट्रॉन्ग वाला वीक को ब्रेक कर रहा है, कोई किसी को ऑक्सीडाइज कर रहा है, खत्म। ठीक है, ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजेंस पे चलते हैं, यहां तक आप देखो, फिर हम ऑक्सो एसिड्स पे आ जाते हैं।
हाँ जी, डन? यहाँ तक कोई डाउट है? हो रहा होगा, नो समझ में आ रहा होगा? ठीक है, चलो जी। ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन, वापस रिवीजन के लिए भी सही, आपको सारे लेक्चर मिल ही जाएंगे अगर आपको देखना हो। बट बच्चे एक चीज मैं आपको एडवाइस करूंगा, ठीक है, सुनो मेरी बात। आप चाहे 1000 बार वीडियो से पढ़ लो, आप चाहे कहीं से भी वीडियो से पढ़ लो, आपको अपना एफर्ट मानना पड़ेगा लास्ट में। हमारी आदत हो गई है कि हम बार बार वीडियोस देखते हैं जब हमें नहीं आता है, और फिर हम जैसे ही समझ में आ जाता है हम रुक जाते हैं, और फिर हम कुछ दिनों बाद भूल जाते हैं। दैट इज नाउ नॉट हाउ यू लर्न। आपने एक बार देख लिया, आप अपना समझने में टाइम लगाओ, आप अपना उसे प्रैक्टिस करो, लिख के करने की कोशिश करो। नहीं हो रहा, वो इरिटेटिंग काम है, फ्रस्ट्रेटिंग काम है, होना चाहिए वो, वही तो मुश्किल काम है। वीडियो देखना तो सबके लिए आसान है। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? वीडियो तो कोई भी देख सकता है, तुरंत देख सकता है। वीडियो तो बहुत इजीली एक्सेसिबल है। अगर वीडियो से पढ़ाई हो रहे होते कि भाई रिकॉर्डेड लेक्चर से सारा, तो फिर तो काम हो गया होता ना। नहीं होता ये। आपको अपना एक्टिव लर्निंग करना पड़ेगा। ये पैसिव लर्निंग है, देख के किसी और को नहीं समझ में आता। इसीलिए मैं आपको टाइम देता हूँ हर बार कि आप अपना रीड करो, कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, आपने ये चीज याद रखनी है कि आप बार बार उस चंगुल में नहीं फंसोगे। वो एक विशियस साइकिल है। आप भूलते हो, वीडियो देखते हो, कर लेते हो, फिर भूलते हो, फिर वीडियो देखते हो, फिर कर लेते हो। आप सबको पता ही होता है आपके साथ। आप एक बार देखो एंड प्रॉमिस योरसेल्फ कि अब मैं इस चीज को समझ चुका, तो आई विल डू इनफ क्वेश्चंस कि ये कॉन्सेप्ट मुझे आ जाएगा। नॉट कि अभी जब जरूरत पड़ेगी फिर से देख लूंगा। क्या ये बात ठीक है? आ रही ना बात समझ में सबको? यस Yes, sir. हाँ, यस सर चलो जी। ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजेंस, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड स्मॉल साइज फ्लोरीन फॉर्म्स ओनली वन। ये हम पहले ही कर चुके हैं, शुरुआत के ही लेक्चर में हमने किया था, और मैंने उसी समय आपको दिखाया था कि मैंने क्या याद रखा हुआ। मुझे ये याद है कौन से नहीं बनते। फ्लोरीन के साथ तो एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो यही है। इसमें HCl आपका सारे बनाता है, एंड आपके पास ये वाले बस नहीं बनते इसके। देखो, HBrO2, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, HiO2, ये दोनों नहीं बनते। बाकी सारे कुछ बनते हैं। आप बस इतना याद रखो कि ये दोनों नहीं बनते। बाकी 17 ग्रुप वाले तो 4 टाइप बनाते ही बनाते हैं। हाइपोअस, अस, इक, परिक। परिक में 4 ऑक्सीजन है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, और इसमें 1 है। आई बस, और ये इनके स्ट्रक्चर्स हैं। जब भी बनाना होता है पहले तो एक OH, Cl, मेरे से कोई बोले तो Cl के साथ OH लगा दिया, खत्म। एक और हो गया Cl डबल बॉन्ड OH, खत्म। एक और है C डबल बॉन्ड Cl डबल बॉन्ड Cl OH हो गया। एक और लगा दिया Cl डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल OH हो गया। क्या ये बात समझ में आई? खत्म। ऐसे स्ट्रक्चर्स बनते हैं, सिमिलर स्ट्रक्चर्स सब। यहाँ तक आप लोग देख लो, एक बार रीड करो, फिर हम आगे चले। चले आगे। यस Yes, sir. चलो जी। व्हेन टू डिफरेंट हैलोजेंस रिएक्ट विद ईच अदर, तो इंटर हैलोजन कंपाउंड बनते हैं। इंटर हैलोजन कंपाउंड का थोड़ा सा एक बेसिस ले लेते हैं। देखो, इंटर हैलोजन कंपाउंड 2 टाइप का होगा, एक्स, एक्स डैश, X-3, X-5 एंड X-7। इसमें ये वाला लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये वाला मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है।
जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, -1 होता है, और इसका हम इसके हिसाब से निकालते हैं। तो यहाँ पर ये कितना आ रहा है, +1, यहाँ पर ये कितना आ रहा है, +3, यहाँ पर ये कितना आ रहा है, +5, यहाँ पर ये कितना आ रहा है, +7। आया समझ में? साइड वाले का फिक्स होता है, इनका होता है -1, इसका भी होगा -1, इसका भी होगा -1। क्या ये बात समझ में आई? अब इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के अकॉर्डिंग ही है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको, कुछ नया नहीं है बच्चे। हर एक चीज के आगे ना, जैसे आपके पास एक छोटा सा बॉल है, इमेजिन आपके पास एक टेबल टेनिस बॉल है। उस टेबल टेनिस बॉल के ऊपर आप कितने मार्बल चिपका सकते हो, उसका लिमिट होगा कि नहीं होगा? मार्बल छोटे छोटे कंचे होते हैं, अगर आपने नहीं देखे तो। ठीक है, ऑर्बीज ले लो आप, ऑर्बीज फूली हुई, उनको भी लगा सकते हो, एक ही बात होगी। क्या ये बात समझ में आया? आ रही ना बात समझ में? Yes. आपको क्या इमेजिन कराना चाह रहा हूँ कि आपके पास एक टेबल टेनिस येलो वाली बॉल है, एंड आप उसके ऊपर चीजें लगाने की कोशिश कर रहे हो, मार्बल्स लगाने की कोशिश करो। देयर इज गोइंग टू बी अ लिमिट कि कितने मार्बल आप उसके ऊपर चिपका सकते हो, है कि नहीं है? आप उसी टेबल टेनिस बॉल पे आप बड़ी चीजें चिपकाना शुरू करोगे, टेबल टेनिस बॉल ही चिपकाओ, क्या पता एक ही दो चिपका पाओ। तो ऐसा नहीं है कि आप कितना भी चाहो उतना एटम लगा सकते हो किसी के ऊपर, देयर इज अ लिमिट, एंड दैट लिमिट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द एटम, कि जो बगल में चीज जोड़ रहे हो वो कितना बड़ा है, उसके ऊपर फर्क पड़ रहा है। क्या ये बात समझ में आई? तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसी तरीके से when two different halogens react with each other, interhalogen compounds are formed. They are assigned general compositions like this, where X of larger size, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा, बड़ा साइज होगा, एंड X of smaller size, भाई ना टेबल टेनिस के पास आपने मार्बल लगाया, X is more electronegative than X dash, as the X dash is more electronegative than X. As the ratio between the radius of X and X dash increases, the number of atoms per molecule also increases. वही कह रहे कि जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है, जैसे आयोडीन और फ्लोरीन लिया तो आप 7 लगा सकते हो, ठीक है? The number of atoms, does iodine fluorine has a maximum number atoms as the ratio between IF should be maximum. कह रहा है आयोडीन और फ्लोरीन के बीच में जो है ना वो सबसे बड़ा डिफरेंस है, तो सबसे ज्यादा लग सकते हैं। That is why its formula is IF7, having maximum number of atoms. The interhalogen compounds can be prepared by direct combination or by action of halogens or lower interhalogen compounds. The product form depends upon some specific conditions, specific condition important. ठीक है, अब देखना जी, देखना मैं आपको बढ़िया तरीका समझाता हूँ। देखो एक ही जगह गड़बड़ होगा, अगर बराबर लिए तो बराबर बनेंगे, अगर ज्यादा लिया तो ज्यादा बनेगा। और देखो सब में 3 बन रहे, देखो देखा, सिर्फ ब्रोमीन वाले केस में थोड़ा साइज डिफरेंस ज्यादा, तो ब्रोमीन को फ्लोरीन के साथ बढ़ा तो ये पहले भी ज्यादा, क्योंकि ब्रोमीन का साइज बड़ा है उसमें, और यहाँ पे 5 आ रहा है। अगर आप लॉजिक से याद रखोगे तो याद रहेगा, फ्लोरीन क्लोरीन में साइज डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं है। क्लोरीन और आयोडीन भी आपको ऐसा लग रहा होगा सर ये तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, क्लोरीन भी अच्छा खासा बड़ा होता है। फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों ही केस में आराम से चिपक रहा है। इक्विमोलर लिया तो ClF बन रहा है, थोड़ा सा ज्यादा लिया ClF3 बन रहा है। आयोडीन और क्लोरीन लिया ICl बन रहा है, थोड़ा ज्यादा लिया ICl3 बन रहा है। ब्रोमीन एंड फ्लोरीन लिया BrF3 बन रहा है, फ्लोरीन थोड़ा और छोटा था, एक और आपने और बढ़ा दिया BrF5 बना रहा है। ठीक है, लास्ट में आपके पास I प्लस F2 अगर आपने एक्सेस में ले लिया IF7 बनाएगा। क्या कोई डाउट है? आया समझ में? Yes. ठीक है, आ जाओ एक और चीज देखना, ये वैसे आगे लिखा हुआ है इसी में, बट आगे देखना, ये जो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं, दीज आर हैविंग चार्जेस, इनके ऊपर चार्जेस होते हैं। अगर कोई भी चीज चार्ज है तो उसके ऊपर ना बाकी अटैकिंग स्पीशीज बड़ा फास्ट आती हैं। चार्जेस आर अनस्टेबल, चार्जेस बाकी चार्जेस को अट्रैक्ट करेंगे। अगर कोई चीज बाकी चार्जेस को अट्रैक्ट करेगा तो देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि उसमें रिएक्टिविटी बढ़ जाएगा। रिएक्टिविटी कैसे बढ़ जाएगा? मान लो आपके पास यही है, आपके पास इस तरीके का बॉन्ड है, इसमें देखो बॉन्ड लेंथ ना हर तरफ से उतना ही मोटा है, तोड़ने में उतना एनर्जी लगेगा, बट यही चीज देखना आप, इस टाइप का बॉन्ड है, यहां से तोड़ना आसान है। एक तरफ से मोटा पतला अनइक्वल, इसको तोड़ना आसान है। क्या ये बात समझ में आ रही है? बीइंग
बीइंग तुम्हारे पास पोलर, ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, कोवलेंट एंड डायामैग्नेटिक होते हैं। कोवलेंट हमें समझ में आ रहा है, डायामैग्नेटिक क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर्ड रहते हैं। वोलेटाइल, लिक्विड एंड सॉलिड, इवन गैसेस भी होते हैं। ठीक है, आईसीएल, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हायर ड्यू टू डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। ठीक है, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, देखना सारे लोग, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, इसकी वजह से तुम्हारे पास ज्यादा हो। कैसे? आईसीएल पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, बगल में एक और आईसीएल पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, इनके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होएगा। अगर यही चीज आपने आई टू के साथ किया होता है ना, ये नहीं हो पाता इतना ज्यादा, बट अभी ज्यादा होएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, आपके पास मोर रिएक्टिव ड्यू टू पोलैरिटी एक्सेप्ट F2। F2 के साथ तो क्या था भाई? F2 के साथ तो ये खड़ाक से टूट जाता था। लोन पेयर रिपल्शन, याद आया? लोन पेयर रिपल्शन। ओके, ये 5 पॉइंट है, आप 4 पॉइंट है, आप चाहो तो अपने नोटबुक में साइड में लिख भी सकते हो, ये नीचे आएंगे वापस से, बट स्टिल आप इनको नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, एक बार आप इसको पूरे को देख लो, यहाँ पर गैसेस कौन से हैं कौन से नहीं है, कौन सा वाला क्या बना रहा है क्या नहीं बना रहा है। इसमें क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि कौन सा नहीं बनता। जैसे अगर मैं बोलूं IF5 बनता है क्या? नहीं बन रहा, या सॉरी IF5 कह रहा हूँ। ठीक है, आपके पास ICL5 है कि नहीं? हमारे पास ICL5 बन रहा है क्या? नहीं बन रहा। देखा आपको ICL5 यस। नहीं है ना इसमें? नहीं। तो ऐसे कर दो IBR, देखो तुम्हारे पास कौन सा IBR3 बन रहा है? IBR3 ना, साइज वाले हिसाब से देखो यहाँ पे, तो कौन सा नहीं बनता वो चीज आपको देखना पड़ेगा, कौन सा बनता है। इसमें आ जाओ, देखते हैं। CLF के साथ बनता है, BRF के साथ बनता है, IF के साथ BRCL, ICL, IBR, सारे एक एक वाले बन रहे सारे। CL के साथ F3, BR के साथ F3, I के साथ F3, ICL3, अभी हमने ऊपर भी देखा। IF5, BRF5, CLF5, IF7, ये लास्ट वाले जरूर याद रखना। IBR5 नहीं बन, IBR3 नहीं बन रहा, देखा? साइज, साइज की वजह से। आ जाओ जी, आप लोग इसको रीड करके देखना अगेन। ये वाला रिएक्शन मैं आपको बता दूं, चलो आप यहाँ तक देख लो। आई गिविंग यू 5 to 10 मिनट्स, आप आराम से यहाँ तक देख लो। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। आप यहाँ तक देख लो, फिर आगे बात करें। ठीक है, these are all covalent molecules and are diamagnetic in nature. They are volatile solids or liquids except CLF, which is a gas. Their physical properties are intermediate between those of constant halogens except from their melting point and boiling point. वो कह रहा है कि जो भी इनका प्रॉपर्टीज है वो इन दोनों के बीच में होता है। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हायर होने का रीजन क्या है? डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। Their chemical reactions can be compared with the individual halogens. In general, interhalogen compounds are more reactive than halogens. Except फ्लोरीन, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लोरीन का रीजन मैंने अभी आपको बताया कि उसका लोन पेयर रिपल्शन से बॉन्ड जल्दी टूट जाता है। This is because extra interhalogen is weaker than this except FF all. All these undergo hydrolysis giving halide ion derived from the smaller and the hypohalite. वापस से वही चीज हो रही है। आप एक चीज देखना, ये दोनों पे ना इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखना, +1 -1। यहां पे जब गए सेम ऑक्सीडेशन स्टेट देखना, +1 एंड -1। दिखा आपको? +1 एंड -1, हर बार यही हो रहा है, +1 -1, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट। हमने पढ़ा था हाइड्रोलिसिस के बाद सेम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्सी एसिड बनता है, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है, आपका जो पॉजिटिव वाला है वो पॉजिटिव वाला HOF बना रहा है, या HOCl, HOI, HOBr, जो भी आएगा। ठीक है, देयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स आर वेरी इंटरेस्टिंग, दे कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द बेसिस ऑफ BSCPR, पूरा का पूरा बॉन्डिंग। द XX-3 इज टी शेप, आपको बना के दिखा देता हूँ। क्लोरीन के बाहर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3, 2 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, 5 sp3d। sp3d इज लाइक दिस। ठीक है, sp3d, अरे sp3d इज लाइक दिस, और यहाँ पे जो 2 लोन पेयर जाएंगे वो इक्वेटोरियल पोजीशंस पे जाते हैं, रिपल्शन कम होता है। आपको टी शेप दिख रहा होगा।
कुछ इस तरीके से है। देखा आप लोगों को टी शेप, ये आपके पास दो पोजीशन पे ऐसे गया टी शेप। क्लियर? द x(x(5) स्क्वायर पिरामिडल f(I)(7) अगेन बॉन्डिंग वाला क्वेश्चन पार्ट है ये, आप इसको करके देखना। ठीक, इसको यहां तक रीड करके देखो, हमारे पास ग्रुप 17 खत्म। ग्रुप 17 खत्म, एक बार आराम से देख लो आप लोग। किसी को डाउट हो तो पूछना जरूर। ये वाला चीज क्लियर है ना? डिस्कस द ज्योमेट्री, BRF3 दो लोन पेयर है। These compound can be used as non-aqueous solvents. Interhalogen compounds are very useful fluorinating agents. Fluorine लगाने वाले CLF are used for production of in the enrichment of. Enrichment का मतलब समझना, ये वैसे पहले भी किया था हम लोगों ने प्लूटोनियम के साथ भी। Enrichment is कि थोड़ा 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 करके निकालने के लिए। अगर आपने ओपेनहाइमर मूवी देखी, आपने सुना तो हो गई उस मूवी का, उसमें वो लोग करते हैं, उन्होंने एक बॉल रखा होता है और वो पूछते हैं कि कितना आज एक्सट्रैक्ट हुआ, तो हर दिन बहुत थोड़ा 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 यूरेनियम और ये सब कुछ निकालते थे वो लोग, थोड़ा थोड़ा। तो उसको एनरिचमेंट बोलते हैं, कि जो हल्का सा दाने 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 खींच खींच के निकालना, उसको एनरिचमेंट कहते हैं। ठीक है, चलो जी ग्रुप 18 शुरू करो। यहाँ तक किसी को डाउट है? टेक 2 मिनट्स, जल्दी बताओ, अगर नहीं है तो फिर हम आगे चलें। आज हम ये वाला चैप्टर खत्म करके ही मानेंगे। से यूज वाला क्या बताया आपने? यूज वाला बच्चे मैंने ये बताया कि जो यूरेनियम है उसके साथ अगर आपने ClF3 को डाला तो वो UF6 बना लेता है। आप इसको सेपरेट कर सकते हो। तो मान लो खूब सारी गंदगी जा रही है, उस गंदगी में आपने ClF3 को डाला, ठीक है, तो जैसे ही आपने डाला तो ऐसे हो सकता है कि UF6 ना ऐसे प्रेसिपिटेट करके नीचे आ गया ऐसे पत्थर की तरह, आप इसको फिल्टर कर लोगे और इसमें से यूरेनियम निकाला जा सकता है। आया समझ में? इस गंदगी में से यूरेनियम के जितने छोटे छोटे पीसेस भी है ना, वो सब भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आया? आप ऐसे समझ लो जैसे रेत में सोना पड़ा हुआ खूब सारा, बट रेत के अंदर है, आप उसको एकदम से तो नहीं निकाल सकते, तो आपको धीमे धीमे करके चुन चुन के निकालना पड़ेगा ना। आया समझ में क्या बात करो? यस इशिका, सर। आगे ठीक। चले? Yes. यस सर। ठीक है, ग्रुप 18 कंसिस्ट ऑफ 6 एलिमेंट्स, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन। ग्रुप 18 कंसिस्ट ऑफ 6 एलिमेंट्स, ये हमें पता है। All these are chemically unreactive. They are very few compounds because of they are termed as noble gases. एक बात समझना, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे न्यूक्लियस के साथ जो डिस्टेंस होता है वो बढ़ता जाता है। अगर न्यूक्लियस के साथ डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो इसका अट्रैक्शन क्या होगा? कम होता जाएगा। और अगर अट्रैक्शन कम होता जाएगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी, दैट इज इलेक्ट्रॉन निकालना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन निकालना, वो आसान होता जाएगा। क्या ये बात सही है कि नहीं? Yes. और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा तो ये किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं।
अगर किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकते तो अब ये रिएक्शन कर सकते। रिएक्शन क्यों नहीं होता था? रिएक्शन ना होने का सीधा सा रीजन ये कि ये अपने इलेक्ट्रॉन ना डोनेट कर रहे, ना किसी से इलेक्ट्रॉन ले रहे, ना शेयर कर रहे, ये रीजन था। बट जैसे जैसे आप नीचे जाते जाते हो अट्रैक्शन कम होने लगता है और ये वाली चीज ना थोड़ा बदलने लगती है। अगर आप देखो तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन से शुरू होता है, जेनॉन पे काफी ज्यादा होता है, रेडॉन के भी कंपाउंड से, इसके काफी सारे कंपाउंड्स, हम क्रिप्टन के भी हैं थोड़े बहुत, बट जेनॉन के काफी सारे कंपाउंड्स हम पढ़ते हैं। तो नीचे आते हुए जो रिएक्टिविटी का रीजन है दैट इज की आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। Ionization enthalpy decreases. It is very easy to remove electron now. Not very easy का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही easy है कि इलेक्ट्रॉन निकाले, it's comparatively easier जो ऊपर वाले हैं उनके हिसाब से। ठीक है, क्या आइडिया समझ में आया? तो पहले तो इनको हम क्या बोलते थे? इनर्ट गैसेस बोलते थे, क्योंकि लोग बोलते थे ये तो रिएक्ट ही नहीं करते भैया। बट ऐसा नहीं था, हमने देखा कि नीचे वाले रिएक्ट करे तो उनको चेंज करके नोबल गैसेस कर दिया। नोबल गैसेस इज लाइक कि कम रिएक्ट करते। ठीक है, ऑल द नोबल गैसेस एक्सेप्ट रेडॉन अकर इन द एटमॉस्फेयर। रेडॉन के अलावा सारे एटमॉस्फेयर में है। फिर एटमॉस्फेरिक इन द ड्राई, आप इसको देख सकते हो। ठीक है, हीलियम एंड समटाइम्स ज़ेनॉन नियॉन आर फाउंड इन द मिनरल्स ऑफ रेडियो एक्टिव ओरिजिन, वहां पे डीके करके बनते हैं। पिच ब्लेंड, पिच ब्लेंड यहाँ पे मैंने सारे लिखे। पिच ब्लेंड इज U(F6), तो U3F8 तुम्हारा लिखा होगा। ठीक है, ये पिच ब्लेंड है U3O8। ठीक है, मोनाजाइट, क्लेवाइट, क्लेवाइट में आपका लिखा हुआ है UO2। ठीक है, द मेन कमर्शियल सोर्स ऑफ हीलियम इज नेचुरल गैस। xenon एंड रेडॉन आर द रेयरेस्ट एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप। रेडॉन इज ऑब्टेन्ड बाय द रेडियम के डीके से बनता है। चेक कर लो आप, ये वाले पेज को यहाँ तक देख लो, कोई डाउट हो तो बताओ, फिर हम आगे वाले पे चले। No, sir, no doubt. ठीक है, बाकी सारे लोग भाई? डन सर। ठीक है, ओके। लोना कोई दिक्कत? समीर, नम्रता? नो सर। नो सर। ठीक, ओके। The important atomic and physical properties of group 18 elements along with their electronic configuration ये दिया हुआ है। एटॉमिक नंबर कोई डाउट नहीं, मास कोई डाउट नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कोई डाउट नहीं, एटॉमिक रेडियस कोई डाउट नहीं, नीचे जाते हुए बढ़ेगा। आयनाइजेशन नीचे जाते हुए घटेगा, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, ये देखो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसको याद करना पड़ेगा आपको। मैं इसका रीजन बता देता हूँ क्यों, क्योंकि ये चैप्टर नंबर 3 क्लास 11th में भी दिया हुआ है और वहां पर भी ये दोनों वैल्यूज सेम है। इस पे क्वेश्चन आ सकता है। ये चैप्टर नहीं भी आया तो भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो आ सकता है यहाँ पर। ठीक है, एंड एक और बड़ा सा क्वेश्चन, ठीक है, लोग भूल जाते हैं बट नियॉन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैक्सिमम। दो क्वेश्चन हो गए, किनका सेम है और किसका मैक्सिमम है। जबकि लोग को क्या लगता है भाई, हीलियम अगर ऐसे ना डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो रहा है, वो तुम्हारा मुश्किल होता जा रहा है। यहाँ पर नियॉन के साथ मैक्सिमम आता है। आज हम एक बात समझाने की कोशिश करते हैं, लेट्स सी कि आपको समझ में आता है कि नहीं आता है। हीलियम के साथ आप देखना, हीलियम में जो न्यूक्लियस है वो काफी क्लोज है, ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन। अगर आप एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो, आई बेट की बहुत मुश्किल होगा। बट सिंस ये न्यूक्लियस के पास है, इसमें अट्रैक्शन थोड़ा ज्यादा ही होगा, इसमें ऐड कराना कंपैरेटिवली इजियर है। नियॉन के साथ नहीं है। नियॉन के साथ आपके पास क्या हो गया है, नियॉन नियॉन के साथ अगर आप देखोगे तो नियॉन में आपके पास एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इस वाले केस में साइज छोटा है, इस बार आप इलेक्ट्रॉन ऐड कराओगे रिपल्शन काफी ज्यादा हो रहा है। एक सिंपल सा आइडिया ये दे सकता हूं मैं आपको, वरना हीलियम में न्यूक्लियस के पास है इस वजह से उसमें उतना ज्यादा हाई नहीं है, बट नियॉन में ऐसा नहीं है। आपको याद करना पड़ेगा दो चीजें, ऑर्डर लिखना है इसका, अभी लिखो ऑर्डर।
ठीक है। Yes. डाउन द ग्रुप जाते हुए डिस्पर्जन फोर्सेस बढ़ती हैं। डिस्पर्जन फोर्सेस क्या होती है? साइज पे डिपेंड करती है। जितना बड़ा साइज होगा उतना ज्यादा वैंडरवॉल फोर्सेस होगा। ठीक है, जितना ज्यादा बड़ा साइज होगा उतना ज्यादा वैंडरवॉल फोर्सेस, उतना ज्यादा पानी में नीचे जाते हुए सॉल्युबिलिटी बढ़ता है। ठीक है, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, देखो नीचे जाते हुए मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दोनों बढ़ रहे हैं। कुछ इसमें एज सच वो नहीं है, सब में ही देखना है। बस इसमें यही एक क्वेश्चन बनता है और कोई क्वेश्चन है ही नहीं इसमें, इसकी टेबल से। आप इसे यहाँ तक रीड कर सकते हो। यहाँ पर ये याद रखना कि हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट सबसे लीस्ट है, 4.2 है। यहाँ तक आप पूरा इस पेज को देख सकते हो। तो अगर आपको लिखना हो तो आप एक्स्ट्रा लिख भी सकते हो इसमें। सर जो लास्ट वाले वो एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी रिड्यूस क्यों होती है, मतलब जैसे 96 के बाद क्या चीज? लास्ट वाले जो एलिमेंट्स है, लास्ट वाले ये वाले, हाँ, मतलब इनकी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी रिड्यूस क्यों हो रही है? इनकी इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, ये गेन एंथैल्पी रिड्यूस क्यों हो रही है Yes, sir. बच्चे? क्योंकि इस बार ना इलेक्ट्रॉन को ऐड कराना कंपैरेटिवली आसान है। रीजन पता है क्या हो रहा है? आप इसमें एक छोटी सी बात मिस कर साइज गए। इंक्रीज। साइज तो इंक्रीज है, बट इसमें और एक अच्छी बात है, आप लोग भूल गए 4F पुअर शील्डिंग होगा। Yes, यस sir. सर। ठीक है, नीचे जाते हुए पुअर शील्डिंग होगा तो न्यूक्लियर पुल बढ़ जाता है ना। तो न्यूक्लियर पुल अगर बढ़ जाता है तो वो खींचेगा, तो पॉजिटिव में कम हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड कराना थोड़ा सा आसान होता जा रहा है इन सब में। Yes. कोई दिक्कत? No, sir. चलो जी, यहां तक देख लो आप इसको। तो मैंने कितना 10 घंटे के आसपास कर लिया ना इसको, 8-9 घंटे तो हो ही गए होंगे। 8 घंटे से तो ऊपर ही हो गए ना इसको करते हुए। ज्यादा ही हो गए होंगे। पर चलो फाइनली अब खत्म ही है बस। चलें आगे, देखना जी। In general, noble gases are least reactive. Their inertness to chemistry is attributed to the two following reasons. The noble gases except helium have completely filled NS2 electronic configuration in their valence shell. They have high ionization and more positive electron gain enthalpy. मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना भी मुश्किल है, इलेक्ट्रॉन डालना भी मुश्किल है, तो ना केटायन की तरह ना एनायन की तरह। ठीक। और ये बता रहे हैं कि भाई अगर ये फुलफिल्ड है तो इसको ना शेयरिंग करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर? The reactivity of noble gases have been investigated occasionally ever since their discovery, but all attempts to force through the react with the compounds were unsuccessful for quite a years. In March, Neil Bartlett, then at the University of British Columbia, they observed the reaction of noble gas. First, he prepared a red compound. ये क्वेश्चन आता है कि ये कंपाउंड का कलर क्या है, ये क्वेश्चन आता है, मैंने बहुत बार देखा। ठीक है, he prepared a red compound which is formulated as O2PtF6 minus. Then he realized then the first ionization enthalpy of molecular oxygen, ये देखो इसका और इसका आसपास है, बहुत ही सिमिलर है। उसने सोचा कि अगर ऑक्सीजन रिएक्ट कर सकता है तो क्या पता जेनॉन भी कर जाए, उसने कर दिया। ठीक है, जैसे ही उसने किया, he made the efforts to prepare the same compound successfully prepare another red color, ठीक है, Xg plus PtF6 minus by mixing PtF6 and xenon. After this discovery, a number of xenon compounds are mainly most electronegative like fluorine and oxygen have been synthesized. Fluorine और oxygen क्यों? क्योंकि यही बेस्ट है इलेक्ट्रॉन खींचने में। The compounds are krypton are fewer, बनाता है कम है,
ओनली द डाइफ्लोराइड हैज बीन स्टडीड इन डिटेल। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है पक्का से, विच ऑफ द फॉलोइंग्स एग्जिस्ट, और उसमें देखना आर्गन F2 लिख दिएगा, KrF2 लिख देगा, XeF2 लिख देगा, ठीक है, RnF2 लिख देगा, ऐसे करके होगा और आपका आंसर जेनॉन रेडॉन के साथ तो होता ही है। देख कंपाउंड्स देखो, बट ओनली देखो ये लिखा, बट ओनली F2 बाय रेडियो ट्रेसर टेक्निक, नो ट्रू कंपाउंड्स ऑफ आर्गन आर येट नोन। देखिए आपको दिख रहा होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, आ जाओ जी, इसके बारे में बात करते हैं, ये रिएक्शंस कैसे चलती हैं और है क्या ये रिएक्शंस। चार ही पांच चीजें हैं जो समझनी है आपको। देखो जी, अगेन आपने क्या किया, यहां पर अगर दोनों जेनॉन को एक्सेस में, देखो जेनॉन को अगर ज्यादा रखा है तो फ्लोरीन बस F2 तक जुड़ रहा है। अगर आपने 1:5 का रेशियो रखा है, आपने फ्लोरीन को बढ़ाया तो फ्लोरीन बढ़ रहा है, अगर आपने फ्लोरीन को और ज्यादा बढ़ा दिया तो फ्लोरीन और ज्यादा बढ़ रहा है। तीन ही केस है बस यहाँ पे, मैंने ऐसे याद रखा, बहुत ज्यादा फ्लोरीन है, फ्लोरीन ज्यादा है। जेनॉन एक्सेस में XeF2 है, 1:5 का रेशियो है, XeF4 है। तो बीच में तीन चीज है कि XeF2 बनता है, XeF4 बनता है, XeF6। XeF2 तब बनता है जब जेनॉन ज्यादा होता है, XeF6 तब बनता है जब फ्लोरीन ज्यादा होता है, एंड XeF4 तब बनता है जो लगभग लगभग इनका रेशियो आसपास होता है 1:5 के आसपास। वो याद रखना पड़ सकता है। बट अगेन आपको दिख रहा होगा कि अगर जेनॉन एक्स्ट्रा है तो ये बना, अगर फ्लोरीन एक्स्ट्रा है तो ये बना। 1:20 का रेशियो अगर याद रखते हो तो बहुत अच्छी बात है। आ जाओ, नेक्स्ट आप देखना, ये फ्लोरिनेटिंग एजेंट है, O2F2 इज अ फ्लोरिनेटिंग एजेंट, XeF4 को XeF6 में कन्वर्ट करने के लिए यूज हो रहा है, तो XeF4 को XeF6 में कन्वर्ट कर रहा है। आ जाओ जी, ये रिएक्शंस देखते हैं, आ जाओ सारे लोग। देखना ये वाली रिएक्शन देखने जा रहा हूँ, देखना कैसे हो रहा है। यहाँ पर दिया भी हुआ है, मैं आपको फिर से करके दिखा देता हूँ। आपके पास है XeF2 प्लस H2O, ये आपको देगा XeOH होल ट्वाइस। ये अनस्टेबल होता है, इसमें से वाटर अलग हो जाता है। ठीक है, ये बना आपका XeO प्लस H2O। ठीक है, यहाँ तक देखो, क्या ये वाली बात समझ में आई? ठीक है, ये भी अनस्टेबल है, XeO प्लस H2O, ये भी अनस्टेबल। जेनॉन सिर्फ इकलौते ऑक्सीजन के साथ अनस्टेबल, ये टूट जाएगा, Xe प्लस O2। आ जाओ जी, देखा आपने ये रिएक्शन समझ में आया कि नहीं है? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखना, फाइनल रिएक्शन ये ऐसे हो गई। एक और रिएक्शन है इसी में, ये वाली रिएक्शन देखना आप लोग, XeF4 वाली रिएक्शन करोगे तो XeF4 वाली रिएक्शन भी कुछ इसी तरीके से होती है। देखना आपके पास है XeF4 गिव्स आपका XeOH होल 4, अनस्टेबल है, दो H2O निकलते हैं यहाँ पर, XeO2 बनता है, प्लस 2H2O अलग होता है। ठीक है, ये देखना यहाँ पर आपको देखेगा, ये दिया हुआ है, देखना XeF4 प्लस H2O ये बना XeO2 अनस्टेबल, वापस से XeO2 यहाँ पे जो अनस्टेबल है तो डिसप्रोपोर्शनेट कर जाता है, किसमें, जिनॉन में, XeO3 में, XeO3 एंड जिनॉन में NO2 बना लिया। वापस से वही चीज, Xe और O2 लास्ट टाइम भी था, इस बार भी XeO3 एक्स्ट्रा है। इस वाले केस में आप फाइनल जो रिएक्शन है, XeF6 में एक बार किया आपने 2HF अलग हो, फिर से आपने वो डाला, फिर इसमें एक बार O2F2 हो गया, फिर XeO3 बहुत स्टेबल है, ऑक्सीजन के साथ O3 बना रहा है वो। ठीक है, यहाँ पे F6 भी काफी स्टेबल है, +6 में जेनॉन बढ़िया है। एक बार इस वाले ये दोनों रिएक्शन को स्टेप बाय स्टेप, ये दोनों रिएक्शंस को आप स्टेप बाय स्टेप, हाइड्रोलिसिस, ये दोनों रिएक्शन आप देख सकते हो। ये हमारे कोर्स में नहीं है, ये मैंने एक्स्ट्रा लिख रखी है, ये बिल्कुल भी कोर्स में नहीं है। आप इन दोनों को देखो, बस लास्ट रिएक्शन और रह गई है मेरी, फिर हम उसको बता के आगे चलते हैं। ये दोनों रिएक्शन को आप देख सकते हो, डाउट हो तो पूछ सकते हो कि कैसे हो, कैसे रही है रिएक्शन। जो अनस्टेबल था वो टूट के डिस्प्रपोर्शनेट कर जाता है अपने स्टेबल फॉर्म्स में।
आया? ये रिएक्शन समझ में आई? देखा, इसका तरीका समझ में आ रहा है कि कैसे हो रही। चलो जी, ये वाली रिएक्शन तो आपकी हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये वाला ही पोर्शन था। आ जाइए लास्ट रिएक्शन देखते हैं। देखना जी, जेनॉन के साथ अगर आप नॉन मेटल को देखोगे तो जेनॉन ना इलेक्ट्रॉन, ये अगर नॉन मेटल है तो उसमें डोनेट करे और मेटल है तो ये एक्सेप्ट करे। तो फ्लोरीन डोनर और एक्सेप्टर दोनों का काम करे, यही लिखा है। xenon fluorides react as fluorine acceptors to form cationic and fluoride ions to form fluorine ions। अगर नॉन मेटल है तो डोनेट कर रहा है F प्लस दिस, जो नॉन मेटल है डोनेट कर रहा है, मेटल है एक्सेप्ट कर रहा है। देखा आपको? और मेटल भी कौन से? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ग्रुप 1 वाले मेटल, अच्छे मेटल हैं तो ये कर रहा है। जेनाइन हॉलाइड्स आर दिस एज वेल एज एक्सेप्टर्स। आप पूरा चैप्टर इसमें देख सकते हो, हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, हीलियम गैस को बेंड्स और सुपर कंडक्टर में यूज करते हैं। बच्चे आप लोग ना इस बात को अंडर एस्टिमेट करते हो जो यहाँ पे लिखा होता है। मैंने क्वेश्चंस देखे हैं जो सिर्फ समरी से बन के आते हैं, और समरी में जो लिखा होता है वो कई बार पूरे चैप्टर में नहीं लिखा होता है। ट्रस्ट मी, नहीं लिखा होता है। आप देखना अगर आपने रीड किया हो कभी तो। ठीक है, आप इसको यहाँ तक इसको रीड करना, इसमें आपको जो डाउट मिलेगा हम उसको डिस्कस करेंगे, वरना चैप्टर इज दैट। ठीक, मैं आपको आज कोशिश करूंगा एक शीट बना के भेजूं इसका, ठीक है, जिससे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सको। आपने एनसीईआरटी लेवल जितने भी क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं इसमें बस आपने वो करने हैं। ठीक है, आपने प्रीवियस ईयर्स करने हैं बस, और कुछ नहीं। हमारा